नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर धामी सरकार के कार्यकाल से जुड़ी हुई है, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश भर में जश्न में डूबी बीजेपी। सीएम आज रुद्रपुर में करेंगे रोड शो। रुद्रपुर के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी सरकार की गिनाएंगे बड़ी उपलब्धियां। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश भर में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। जहां आज रुद्रपुर में सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं, रोड शो करेंगे और गांधी पार्क में कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, 3 साल पूरे हो गए धामी सरकार के और इसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और आज रुद्रपुर में सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल प्रिय, धामी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है और 30 मार्च तक इस तरीके से लगातार कार्यक्रम चलेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर में पहुंचेंगे और रुद्रपुर में आज रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा। इसी के साथ ही फिर रुद्रपुर के गांधी पार्क में कार्यक्रम भी आयोजित होना है, जिस धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने को लेकर के उसमें प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। और इस बीच जो भी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां हैं उन्हें जनता के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। और चाहे वो यूसीसी हो, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो आजाद भारत के बाद यूसीसी जिसने लागू किया। इसी के साथ साथ ही जो है चाहे भू कानून संशोधन विधेयक जो अभी विधानसभा सत्र में पारित हुआ, इसी के साथ ही चाहे नकल विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, और चाहे वो अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, इसी के साथ ही बांध परियोजनाओं को बढ़ाना हो, रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देना हो, या फिर रोपवे सिस्टम को बढ़ावा देना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना हो, खिरगारा टनल जो भी हादसा हुआ उसमें सकुशल रेस्क्यू श्रमिकों का करना हो, ये भी हाल ही में माना का जो रेस्क्यू हुआ। तो इस तरीके से तमाम जो भी आपदाएं भी आई उनमें भी जो मोर्चे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे रहे और इसी के साथ साथ ही जो भी उपलब्धियां सरकार की, जो केंद्र सरकार से भी योजनाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाने में कामयाब रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हैं। तो उनको लेकर के जनता के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है और जनता को उपलब्धियां भी अपनी सरकार जो है वो गिना रही है। धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। एसडीजी अचीवर अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, हमने कहा हम फर्स्ट आए हैं। मुझे एक पुराने अपने बचपन की याद आई थी। हम क्लास में टॉप किया, अपने पिताजी को बोलते थे क्लास में हम टॉप आए हैं, तो हमारे पिताजी का रिस्पॉन्स होता था वो तो ठीक है, तो विज्ञान में क्यों 99 आया है, 100 क्यों नहीं आया है। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब जिन जिन इंडिकेटर्स में आप पीछे हो उसको और हुआ नहीं करते हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर डोईवाला से सामने आ रही है, जहां लच्छीवाला टोल बैरियर पर बड़ा हादसा देखने को मिला। डंपर ने 3 कारों को जोरदार टक्कर मारी है।
एक कार को बुरी तरीके से कुचला है। इस हादसे में 2 व्यक्तियों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक कार को बुरी तरीके से कुचला है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक डंपर ने 3 कारों को जोरदार टक्कर मारी है। ये बड़ा हादसा लच्छीवाला टोल बैरियर पर देखने को मिला, जहां डंपर ने 3 कारों को जोरदार टक्कर मारी है। एक कार को बुरी तरीके से कुचला गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मरने की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक कार को बुरी तरीके से कुचला गया है। 2 व्यक्तियों के मरने की खबर भी इस घटना में सामने आ रही है। लच्छीवाला टोल बैरियर पर यह घटना देखने को मिली, जहां डंपर ने 3 कारों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मरने की भी खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 2 व्यक्तियों के मरने की खबर इस हादसे में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर डंपर ने किस तरीके से कार को कुचला है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक कार को बुरी तरीके से कुचल दिया है, वहीं 3 कारों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। डोईवाला लच्छीवाला टोल बैरियर पर यह बड़ा हादसा देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय राठौर से। संजय, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, एक डंपर ने 3 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी और 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, आज सुबह लगभग 7:30 बजे की बात है। एक डंपर जो है देहरादून की ओर से आ रहा था, जो हरिद्वार की ओर जा रहा था। तो टोल प्लाजा पर उसके ब्रेक नहीं लगे और आगे खड़ी 3 कारों को उसने बुरी तरह से टक्कर मार दी और एक कार जो है इतनी पिचक गई कि उसमें 2 लोग सवार थे और जो उनकी तुरंत ही मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ ने 2 से ढाई घंटे के रेस्क्यू से उन लोगों को निकाला और मोर्चरी में भेज दिया गया है और दोनों नक्सलपुर के रहने वाले थे। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से यहाँ पे डंपर ने 3 कारों को टक्कर मारी है, ऐसे में जो डंपर चालक था वो कहाँ है? वो फरार है या फिर पुलिस की गिरफ्त में है? एक्सीडेंट होते ही मौके से फरार ड्राइवर के कागजात जब थाने गए तो पता लगा कि वो देहरादून के कहीं किसी इलाके का रहने वाला है, लेकिन वो मौके से फरार है। जी, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। जी धन्यवाद संजय हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। इसी के तहत उत्तराखंड राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार और बारामासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करने के लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें 8 विषयों के तहत 2 श्रेणी रखी गई है। इसमें 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्मों को शामिल किया गया है। हर श्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा, जबकि 23 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तारीख है। उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल है या कोई धार्मिक स्थल है या जो यहाँ का खान पान से संबंधित है, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बीच एक कंपटीशन होगा। उसमें अलग अलग हम लोगों ने 8 कैटेगरी तय की है, उससे संबंधित वीडियो जो बनाएंगे और उसमें हमने इनाम भी तय किया है। जिनका वीडियो अच्छा बनेगा उनको 5 लाख रुपए तक की हर वर्ग में उनको पुरस्कार हम देंगे। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड के प्रचार प्रसार के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए एक मौका मिल रहा है, जहां 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई श्रेणी रखी गई हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता 2025 रखी गई है, जिसमें ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 1 अप्रैल से आवेदन किए जाएंगे। वहीं 8 विषयों के तहत ये श्रेणी रखी गई है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। लाखों का इनाम रखा गया है, जिसमें हर श्रेणी में 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म को शामिल किया गया है। इसी के साथ जो विजेता होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अनोखा मौका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उत्तराखंड में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा मौका मिलने जा रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड का प्रचार प्रसार होगा, यहाँ की
धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार होगा, खान पान का प्रचार प्रसार होगा, क्या कुछ जानकारी? तो देखा जाए कि जी। हाल ही में 30 साल में प्रवास यात्रा से बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने आह्वान किया था कि उत्तराखंड सरकार जो है कंटेंट क्रिएटर्स की एक जो है प्रतियोगिता कराए, ताकि उसमें जो है यहाँ की लोकप्रियता को बढ़ावा मिल सके। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत उत्तराखंड राज्य की संस्कृति के हिसाब किताब है को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतियोगिता 2025 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर है, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उसमें जो फिल्म विकास परिषद द्वारा इसमें कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता कराई जाएगी और उसमें 8 विषयों को रखा गया है, जिसमें वहाँ के खान जो उत्तराखंडी खान पान है उनकी बात हो, लोक गायक हो, लोक नृत्य हो, अगर वहीं चार धाम की बात की जाए, चाहे वो ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, शीतकालीन यात्रा हो, तो उन तमाम 8 विषयों की श्रेणी में जो है ये प्रतियोगिता रखी जाएगी और 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म में शामिल की गई है, वो बनाई जाएंगी। और उसके बाद जो सबसे अच्छी वीडियो कंटेंट होगी, जिसमें अच्छे व्यूअर्स आएंगे, अच्छी उसके तरीके से उसको बनाया गया होगा, अच्छा उसमें मैसेज देने की कोशिश की गई हो कि उसे उनको देखते हुए जैसे फिर उसको श्रेणी में चयनित करते हुए सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ये इसके लिए जो आवेदन की तिथि है वो 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और 30 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि है। 30 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। उसमें आवेदन के बाद जो है उनको वहाँ पर जो है स्वीकृति भेजा जाएगा। देखिए, जिस तरह देखा जाए कि हालांकि अगर दूसरे पहलू की बात करें तो सोशल मीडिया की जो भी लोग हैं वीडियोस बनाते हैं, उन पर ऐसे धाम पर जाने पर और वीडियो बनाने पर रोक है। लेकिन अगर बात करें इन्फ्लुएंसर की, जो सोशल मीडिया के क्रिएटर्स वहाँ पर आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम इंतजाम रहेंगे, उनके पुलिस प्रशासन रहेंगे और साथ ही जो है इनको जो है पास जो है दिए जाएंगे आवेदन करने के बाद, जिससे जो है ये वहाँ पर जाकर वीडियोस बना पाएंगे, ताकि इनको कोई रोक टोक ना हो और अच्छी मूवी जो है एक शॉर्ट मूवी ये बना सके और उसका जो है अच्छा मैसेज जो है वो जा सके। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम 4 धाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि नए होम स्टे होटल बनाए जा रहे हैं। धामों के पास स्थानों को डेवलप करने की भी तैयारी चल रही है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसके लिए विभागों की समीक्षा की जा रही है। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी 4 धाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए 4 धाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी। और क्षमता भी बढ़ गई है और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि आसपास के जो स्थान है, हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है, उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी, जिसका क्रम लगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्रवाई जहां शासन स्तर पर चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायतों को खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि अभियान 22 मार्च तक जारी रहेगा। जैसे ही मतदान सूची दुरुस्त होगी, उसके बाद मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा। कोई मतदाता सूची में छूट ना जाए, इस दिशा में ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वप्रथम जो निर्वाचक नामावली होती है उसको तैयार करने का दायित्व होता है
तो जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात की जाए, इसका अंतिम पब्लिकेशन जो फाइनल पब्लिकेशन होता है वो 17 जनवरी को किया जा चुका था। इसके बाद जो है इसकी डाटा एंट्री इत्यादि भी पूर्ण हो गई थी। वर्तमान में इस निर्वाचक नामावली में कोई कमी न रह जाए, कोई नाम अगर छूट गया है या किसी को कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई गलत नाम अगर चढ़ा है उसका डिलीशन होना है, तो इसके लिए एक विशेष अभियान जो है आयोग द्वारा समस्त जनपदों में चलवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसकी खुली बैठकों में जो है इस वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो संगणक हैं वो प्रपत्र 2, 3, 4 के साथ वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, ताकि किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई नाम में या फिर कोई भी अगर एंट्री में अगर चेंजेस करवाने हैं, कोई नाम अगर छूट गया है उसको जुड़वाना है, या फिर कोई अपात्र या गलत नाम चढ़ गया है उसमें तो उस नाम को डिलीशन कराना है, तो उसके लिए लिखित में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, नाम जुड़वाए जा सकते हैं और संशोधन भी करवाए जा सकते हैं। मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बड़ाना ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलौर पहुंचे, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर करतार सिंह बड़ाना ने बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह और सभी बीजेपी मंडल अध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर करतार सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि 2027 में वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ मंगलौर विधानसभा से ही लड़ेंगे, नहीं तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो पार्टी का फैसला होता है वो मजबूती के लिए ही होता है, और पार्टी ने जो फैसला किया है वो मजबूती के लिए किया है, और 3 साल में तो बदलने होते ही हैं, तो जो फिर काबिल दिखाई देता है पार्टी को उसी को आगे करते हैं। पहली बात तो मैं जब एक बार मुंह से कुछ कहता हूँ ना, मैंने एक कहा था कि मैं हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, दुनिया ने जोर लगाया, मैंने कह दिया कि कभी हो ही नहीं सकता, मेरे पास जबान है, अगर ये भी ना रही तो फिर जीने का फायदा ही क्या है। तो मैं अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी, देखो लड़ाना तो पार्टी के हाथ है, अगर पार्टी लड़ाएगी तो मंगलौर से ही लड़ूंगा, बाकी कहीं से नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे को कतई भी कोई डाउट नहीं है अपनी पार्टी पे कि मुझे नहीं लड़ाएगी, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। लेकिन पीछे इलेक्शन आ गया था, एक इलेक्शन और भी लड़ना था, वो लड़के आए हैं, फिर बीच में फिर प्रोग्राम करते रहे हैं, 2-4 गांवों के प्रोग्राम हो भी चुके हैं, और बाकी जितने रह रहे हैं वो पूरा एक एक गांव में जाके उनका धन्यवाद दौरा होगा, और जो मैंने अपनी जबान से काम कहा है वो पूरा होगा। काफ़ी कौंसुल 6 कौंसुलसी तो हैं ही हमारी, लेकिन मैं इतना वादा जरूर कहूँगा अपने प्रधानों के और अपनी जनता के भरोसे कि वो, क्योंकि मैं उनका सम्मान और प्यार देता हूँ, तो मैं इतना हक भी रखता हूं कि वो मुझे सम्मान और प्यार दें। जो 27 का प्रोग्राम है, बड़ी बात तो कहनी नहीं चाहिए, ऊपर वाले की है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई प्रोग्राम होगा तो मंगलौर में। रुड़की के शिवालिक नगर पालिका की पहली बोर्ड बैठक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड नंबर 7 के सभासद अमरदीप सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जानबूझकर बोर्ड बैठक करने से बच रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी बातों को छिपाया जा सके। आप देखिए ना, जितने भी सभासद हैं वो काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन वो काम करें कैसे जब बोर्ड बैठक ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी नियत ही नहीं है कभी काम करने की। भाई सभासद अपने अपने प्रस्ताव बनाकर तैयार बैठे हुए हैं, आपके बगल में 2-2 बार बोर्ड बैठक हो गई, आप क्यों नहीं करवा रहे बोर्ड बैठक, क्यों भाग रहे हैं जनता के काम करने से। अभी भी आप अपने जीत के जश्न मनाते घूम रहे हैं, कभी मैं दिल्ली हूँ, कभी मैं वृंदावन चला गया हूँ, कभी मैं फला जगह चला गया हूँ। यहाँ लोग परेशान है, उनकी समस्याएं देखिए ना, आप ये देखिए। इसके साथ साथ एक निवेदन और करूंगा, अभी माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां माफी मांगी है रुड़की में। वो माफी क्यों मांगी है उन्होंने, कि उन्होंने प्रेस को आउट कर दिया। प्रेस जो है वो हमारा चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है ना, और आपने प्रेस को आउट कर दिया वहां से। तो ये जो हमारी नगर पालिका है, इसका जो पिछला कार्यकाल है वो बंद कोठरी में होता रहा।
तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बार ना ये चीजें ना हो, क्योंकि जब देश की संसद लाइव चलती है, वो क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ जो चुने हुए सांसद हैं, है ना, वो वहां आपके प्रश्न उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। इस तरीके से आपके सभासद, आपके अध्यक्ष आपका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोगों को ये पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो चाय समोसा खाकर वापस आ जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अध्यक्ष जी को प्रदीप बत्रा जी की तरह माफी ना मांगनी पड़े। ये जो बोर्ड बैठक है, ये खुले में कैमरे के सामने, मीडिया के सामने होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले सच क्या हो रहा है। देखिए, इसमें 7 फरवरी को हमारी पहली बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें वो औपचारिक बैठक हुई थी। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी से मेरी लगातार बात चल रही है, तो संभवतः मार्च एंड में बोर्ड की बैठक के लिए उन्होंने बोला है, क्योंकि बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार क्षेत्र माननीय अध्यक्ष महोदय का है, तो उन्होंने मार्च लास्ट में बैठक करने का मुझे बताया गया है। कारण तो खैर मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने ये कहा है कि मैं मार्च लास्ट में बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी। लक्सर के लडौरा में मुफ्ती रियासत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुफ्ती रियासत ने कहा कि मदरसों को लेकर उत्तराखंड में जो हालात बनाए जा रहे हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। प्रदेश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और भविष्य में भी प्रदेश का आपसी सौहार्द देश के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन कुछ लोग प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात शुरू करता हूँ। जो सबका परवरदिगार, सबका पालनहार है और सबसे बड़ा रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ के मुबारक और पवित्र महीने में, जबकि ईद का त्यौहार भी करीब है, हमारे ज़िले में और देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस्लामी मदरसों को कोई नोटिस दिए बगैर मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और बहुत से मदरसे गैर संवैधानिक तरीके पर सीज कर दिए गए हैं। इसलिए कि हमारे कानून में कहीं ये बात नहीं आई है कि मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड से होना ज़रूरी है। जिन मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है, उन्हें भी सीज कर दिया गया है। अगर कानून ये लाजिम होता कि मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना ज़रूरी है, तो पहले हमें सूचित किया जाता, इत्तिला दी जाती और ये कानून होता, तो मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना कोई लाजिम भी नहीं है। फिर मदरसा बोर्ड का हाल ये है कि 2019 से लेकर आज 25 चल रहा है। 2019 के बाद सारे मदरसों के लोग परेशान रहे मान्यता लेने के लिए, मगर मदरसा बोर्ड की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। 2025 में जाकर मीटिंग हुई है। तो बहुत से मदरसे अप्लाई किए हुए हैं और कार्रवाई उनकी जारी है, उनको भी सीज। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।